बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं, जो टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने हैं, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक दिया गया है वो है फर्स्ट सी प्रोग्राम। क्या आप पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसके मुताबिक एक प्रोग्राम भी लिख के हम देखेंगे और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड वन जो है वो वेरिएबल्स के बारे में है, और थर्ड डाटा टाइप, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। कोशिश करेंगे कि इसको मिनिमम टाइम में कवर करें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी होंगी तो टाइम लगेगा। जी, फर्स्ट सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट सी प्रोग्राम दिया गया है, उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को बाद में डिस्कस किया जाएगा। हम इस प्रोग्राम को यहाँ हैंडआउट्स पे कवर करने की बजाय हम इसको C में लिख के वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहला इसका पार्ट जो है वो ये है कि हमने हैश इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद हमने iostream.h, फिर उसके बाद मेन मेथड और ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस, उसके बाद हमने सी आउट स्टेटमेंट। ये इतना प्रोग्राम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जी, ये हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अब इसी को लेके उसने आगे डिस्कशन की हुई है डिफरेंट पार्ट्स के। सबसे पहले वो कह रहा है कि ये हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम क्या है। इंक्लूड यहाँ पे इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी लाइब्रेरी हेडर फाइल को ऐड करने के लिए, ठीक है। इसको हम क्यों ऐड करते हैं कि ये जो लाइब्रेरीज़ या हेडर फाइल्स होती हैं इसमें हमारे डिफरेंट फंक्शंस और उनकी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं, जिनको हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सी आउट का कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ये कीवर्ड की डेफिनेशन, मतलब कि इस कीवर्ड ने क्या इसका काम है, हमने यहाँ पे लिखा है जो ये क्या परफॉर्म करेगा, इसका क्या वर्क है, उसकी डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसको ऐड नहीं करते, हम इसको स्किप कर देते हैं, तो फिर उस प्रोग्राम को या कंपाइलर या आईडीई को नहीं पता कि ये सी आउट क्या लिखा हुआ है, इसका क्या पर्पज़ है, वो इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस, कीवर्ड्स, उनकी डेफिनेशंस इन लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स में मौजूद होती हैं। मल्टीपल हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। ये आईओ स्ट्रीम बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो लाइब्रेरी फाइल है, ये वो लाइब्रेरी फाइल है। इसमें उसने इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगी, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो .h यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में लिखा होता है, जबकि अभी हम जो रिसेंट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे .h नहीं लिखा जाता। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मेथड है ये आपके ओल्ड कंपाइलर में इस तरह लिखा जाता था। अभी कंपाइलर अपडेटेड आ गए हैं, उसमें .h की बजाय हमें इसको रिमूव कर देना होता है। और ये यूजिंग नेम स्पेस std हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अभी इसकी आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। जो इसकी बैकएंड पे ज़्यादा लॉजिक है वो हम तब क्लियर करेंगे जब कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। अभी फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये आपको समझाने से आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप जस्ट इतना जहन में रख लेंगे, ये लाइब्रेरी फाइल हमने जस्ट आईओ स्ट्रीम लिख के ही ऐड करनी है, और नेक्स्ट लाइन में हमने एक और लाइन ऐड करेंगे। यूजिंग अलग लिखा जाएगा, नेम स्पेस अलग, और फिर उसके बाद std सेमीकोलन। यहाँ तक आपने ये चीज़ें लिखनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इससे प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन मेथड आ जाता है और उसके अंदर फिर हम जो भी अपना कोड लिखना वो लिखा जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसी इंक्लूड के बारे में, जो कि मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए होता है। आईओ स्ट्रीम आपकी ये लाइब्रेरी फाइल है, इसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है। जी, और ये आपके प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जगह पे हम इन कीवर्ड्स को या फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, जिनकी डेफिनेशन इसमें मौजूद होती है। तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। नेक्स्ट वन जो है वो मेन है। मेन मेथड जो है, ये मेन हमारा मेथड इसलिए होता है कि हमारा प्रोग्राम सारे का सारा जो एग्जीक्यूट होता है इसी मेन मेथड के अंदर होता है। जो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, जो इसके बाहर होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। जिस तरह हम कोई और फंक्शंस या क्लासेस बना रहे हो उसको हम इसके अंदर कॉल कर रहे होते हैं, यहाँ पे उसके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो फिर हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपका मेन मेथड जो होता है वो बेसिकली आप इसकी मेन बॉडी कह सकते हैं प्रोग्राम की, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसके अंदर हमारे प्रोग्राम का जो मतलब कि बेसिक पार्ट इसके अंदर हमारा आ रहा होता है।
नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और ख़ास डिस्कशन नहीं है। आपको देखें अभी इस वजह से क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो गया है, जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर हम इसकी थ्योरी को लेकर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, प्रैक्टिकली प्रोग्राम नहीं लिखा होगा, इस वजह से आप लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ये मेन मेथड जो होता है, इसके लिए ये फंक्शंस के लिए यूज़ होता है ओपन एंड क्लोज, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं या इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर किसी भी फंक्शन के आर्गूमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका कोई आर्गूमेंट नहीं है, ये जस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ये करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज ये बॉडी के लिए होता है कि यहाँ से मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रही है। इसके अंदर जितना भी कोड लिखा जाएगा, जितनी भी लाइन ऑफ कोड होंगी, वो सारी की सारी इस मेन मेथड या मेन फंक्शन के साथ इनक्लोज होती हैं। इसके अंदर नेक्स्ट हमने जस्ट अभी एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किया जिसको आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली इनपुट स्ट्रीम भी होती है, जैसे कि आपने अगर प्रोग्राम कह ले कभी लिखा हो तो सी इन के एक कीवर्ड के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। सी आउट आउटपुट स्ट्रीम होती है, सी इन इनपुट स्ट्रीम होती है। आउटपुट प्रोग्राम से आउट करने के लिए, सी इन प्रोग्राम में इन करने के लिए। इन क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा कोई भी कंटेंट अपना प्रोग्राम से हम जब आउट करें, आउट मतलब कि हम वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हम किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको आउट करने के लिए उसके लिए हमें सी आउट यूज़ किया जाता है। इसको आउटपुट स्ट्रीम कहा जाता है सी और C++ दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। यहाँ पे भी उसने इसी चीज़ का जिक्र किया कि ये कॉम्प्लिकेट थिंग है, अभी आप इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आउटपुट स्ट्रीम को लेके। सिंपल आप इसको इतना समझ लें कि हम अपने प्रोग्राम में से कोई भी डाटा कंटेंट अपना आउटपुट करवाना है तो हमें सी आउट का वर्ड यूज़ करना होता है। उसके बाद ये जो हमारे लेस देन साइन है इसको हम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके डाटा को उसने आउटपुट करवाना है। वो कहता है कि दिस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द डाटा। जिस तरह आपको पता है ये आउट के लिए इस तरह यूज़ होता है। अगर हम सी इन कहीं पे, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, हम सी इन यूज़ करें तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। ये प्रोग्राम में इनपुट के लिए होता है, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये आउटपुट स्ट्रीम है, तो इसकी डायरेक्शन इन ब्रैकेट्स की, जिसको हम एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डबल कोट्स के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। कोई भी आप कंटेंट इन डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग कहते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग डिफरेंट कैरेक्टर से मिलके बनती है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, वो कोई भी सिंबल हो सकता है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, इसको हम आउटपुट करके देखते हैं। हम इसको सबसे पहले तो सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट लिखी गई है वो है वेलकम टू VU। इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये वेलकम टू VU लिखा आ रहा है, जैसे हमने लिखा था एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर्स ऐड कर दूँ, ठीक है, और या कोई और सैम्बल्स कुछ भी जो भी मैं ऐड करूँगा ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, ये देख सकती हैं आप, उसने उस वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है। जो कुछ भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसी चीज़ को लेके डिस्कस कर रहा है कि डबल कोट्स में हम इसको लिखा जाता है और इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग कहते हैं, और ये हम सी आउट के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ये मोस्टली लाइन टर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि हमने किसी भी लाइन को टर्मिनेट करना है, एंड करना है, तो वहाँ पे फिर हम सेमीकोलन यूज़ कर रहे होते हैं। तो सी आउट स्टेटमेंट का सिंटैक्स बेसिकली क्या है कि सी आउट का कीवर्ड है, ये लेस देन साइन यूज़ किया जाता है। उसके बाद डबल कोट्स में हम कोई भी कांस्टेंट स्ट्रिंग लिख सकते हैं। आगे हम वेरिएबल या फंक्शन वगैरह भी सी आउट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट देखेंगे। अभी सिर्फ जितना हैंडआउट्स में दिया गया है कि आपने सिर्फ एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को आउटपुट किस तरह करवाना है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि वेरिएबल का टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इस हवाले से, वेरिएबल्स एंड देन डाटा टाइप जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपने समझना है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि आपके लेक्चर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो हमने उसको कवर करना है। प्रैक्टिकल चीज़ें इससे बहुत डिफरेंट भी हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरे चैनल पे अपलोड हैं। वहाँ पे मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं, उसके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता जाऊँगा। जिस स्पेसिफिक टॉपिक या लेक्चर के अंदर जो भी प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व होगा इससे डिफरेंट,
उनकी तमाम वीडियोस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको दिया करूँगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को भी सुन सकते हैं ताकि आप अगर मज़ीद लर्न करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकें। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल का। वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? नीड टू स्टोर डाटा। हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डाटा के साथ हम कैलकुलेशन या उसके कोई भी यूज़ करना होता है तो उस डाटा को हमें स्टोर करना पड़ता है, तो उस पर्पज़ के लिए हमें वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं कि आप मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, वहाँ पे ये वेरिएबल्स हम बनाते हैं और वहाँ पे फिर हम अपना डिफरेंट डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि डाटा टाइप्स जो होती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वेरिएबल्स के नेम के हवाले से यहाँ से उसने डिस्कस किया हुआ है कि वेरिएबल नेम जो है वो कैरेक्टर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये अभी नेक्स्ट आएगा टॉपिक नेम का, फिर टाइप और साइज़। तो आपने वेरिएबल का जो नेम है वो कैरेक्टर और अंडरस्कोर से स्टार्ट करना होता है, और उसने सजेस्ट किया है कि कोशिश करें कि अंडरस्कोर से आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप उसको कैरेक्टर से ही हमेशा स्टार्ट करें। और नेक्स्ट जो उसने कहा है कि हमने इस वेरिएबल्स के हवाले से 4 डिफरेंट चीज़ें देखनी हैं, वो हैं किसी भी वेरिएबल का नेम, उसकी टाइप, साइज़ एंड वैल्यू। ये चारों चीज़ों जो हैं ये हम इसको लेके डिस्कस करेंगे। इसके लिए प्रॉपर एक मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, उसका मैं लिंक आपको दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। आपने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स की वो वीडियो लाजमी सुननी है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने वो पहले कंटेंट डिलीवर किया हुआ है और यहाँ टॉपिक में इसको थोड़ा सा उसने शॉर्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। असाइनमेंट ऑपरेटर की वो बात कर रहा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। ये इक्वल का साइन जिसको हम मैथ में इक्वल के लिए यूज़ करते हैं, यही साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये किस तरह लिखा जाता है इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि आपको वेरिएबल की समझ आ जाए। ये उसकी डाटा टाइप होती है। हमारे पास डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कहते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम उसका नेम रख लेते हैं एक्स और इक्वल, ये साइन इक्वल का यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बेसिकली। ये हमने 5 लिखा और लाइन एंड कर दी सेमीकोलन से। ये असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज़ हो रहा है? लेफ्ट साइड पे हम इसको वेरिएबल देते हैं जिसको वैल्यू असाइन करनी हो, राइट साइड पे वैल्यू दी जाती है जो कि इसको असाइन हो जाती है। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ एक्स, इसको वैल्यू असाइन हो चुकी है 5, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, किसने राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देनी है। वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + 8, तो अब इन दोनों को पहले वो ऐड करेगा, 13 वैल्यू इसको असाइन करेगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? जिसके लिए कम से कम 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो। ऑपरेंड क्या होते हैं? ये ऑपरेंड है लेफ्ट एंड राइट, ये ऑपरेटर है, ये उसका एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमें ऑपरेंड रिक्वायर होते हैं। और यहाँ पे उसने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक्सप्रेशन इट मस्ट हैव वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और राइट साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो और राइट साइड से हमारी वैल्यू आनी है वो डायरेक्ट, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था, ये उसने जस्ट 5 भी असाइन किया हुआ है, या उसने 5 + 10 करके भी असाइन किया हुआ है, या राइट साइड पे वेरिएबल भी आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करता हूँ इंट y = x कर देता हूँ। अब ये x की वैल्यू y को असाइन कर देगा। x में जो भी वैल्यू चाहे वो 13 है, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू 18 है, तो ये वैल्यू फिर यहाँ से इसको असाइन हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर ने वर्क ही इस तरह करना है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देगा। जी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो टॉपिक वो मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ बनाया हुआ है, वो आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे फिर हम इसको थोड़ा शॉर्ट वे में कवर करेंगे क्योंकि आपके लेक्चर जो है वो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जी, इसमें डाटा जो है, डाटा टाइप बेसिकली हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम डाटा स्टोर करने के लिए बनाते हैं। तो हमारे पास डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। डिफरेंट टाइप कैसे? हमारे पास न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, हमारे पास जो है कैरेक्टर भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक के अंदर फर्दर हमारी डिवीजन मौजूद है, किस तरह हमारे पास होल नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर्स को फिर हम आगे डिवाइड कर लेते हैं किस लिहाज से कि ये छोटे नंबर हैं उसकी रेंज के हवाले से, ये उससे बड़े नंबर है, ये उससे बड़े। इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर डाटा को भी हम आगे डिवाइड करते हैं, या हमारे पास जो दूसरा डाटा है फ्रैक्शनल डाटा है जिसमें पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हम इसी तरह उस लिहाज से ये कैटेगरीज की गई हैं इसकी। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है होल नंबर्स। डाटा तो हमारा हो गया, अब आगे होल नंबर्स। अगर हमारा डाटा होल नंबर्स मुकम्मल आदाद हैं, उसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है।
इंटीजर डाटा टाइप जो है उसके लिए ये स्टोर करता है होल नंबर्स को, और इसका जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसको डाटा स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स या 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट जो है वो 8 बिट की होती है। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ किया था इंट, जैसे कि ये हमने प्रोग्राम में यहाँ पे भी लिखा है इंट, तो ये इसकी डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम है, ये उसको वैल्यू असाइन हो रही है एज ए होल नंबर। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि इन प्रोग्रामिंग बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल नेम वी हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल विद इट्स डाटा टाइप। देखें हमने एक वेरिएबल यूज़ करना है, जिस तरह ये मैंने वेरिएबल एक्स बनाया, मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है कि इसकी वैल्यू मैं वाई को असाइन करना चाह रहा हूँ, या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। तो क्या है कि मैंने इसको जब यूज़ करना है यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया, उससे पहले ये डिक्लेयर किया होना लाजमी। अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता, ये एक्स यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं होगा। हमने पहले उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, जैसे कि यहाँ हैंडआउट्स में बताया है कि आपने उसको डिक्लेयर किस तरह करना है। डिक्लेयर उसकी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर दैट वेरिएबल विद इट्स डाटा टाइप। इसमें डाटा टाइप यूज़ होती है, लेफ्ट साइड पे डाटा टाइप लिखेंगे, फिर आगे हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, या विदाउट वैल्यू भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू मौजूद नहीं होगी। लेकिन डिक्लेरेशन सिर्फ ये होती है, ये जो हम पहले कर रहे थे इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, कि वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू भी असाइन की जाती है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो उस कह रहा है कि लाइन जो ऊपर लिखी हुई है इंट आई, ये डिक्लेरेशन कहलाती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम ये वैल्यू नहीं देंगे तो ये डिक्लेरेशन कहलाएगी, अगर वैल्यू दे देते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये थोड़ी सी स्पेस जितनी रिक्वायर्ड होती है, जिसे यहाँ पे बताया गया है कि इंट के लिए 4 बाइट्स रिक्वायर्ड है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में से उतनी स्पेस को रिजर्व कर लेता है, और वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू फिर स्टोर कर सकते हैं और लेबल इट विद द वेरिएबल नेम। और उस जो भी जगह या मेमोरी उसने रिजर्व करनी है उसके ऊपर उसका नेम जो है एज ए लेबल लगा दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में अगर आपको पता हो तो वो चंक्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स। जिस तरह आपने अगर समझना हो तो मैं आपको चले एग्जांपल देता हूँ। आपने एमएस एक्सेल देखा होगा, उसको अगर आपने देखा है तो फिर आपको उससे क्लियरली समझ आ जाएगी कि जिस तरह उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वही ब्लॉक आप समझ लें कि इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी में होते हैं। ये देखें जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर ब्लॉक एक मेमोरी सेल या मेमोरी पार्ट कहलाता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है, ये भी बेसिकली जब किसी भी जगह पे इसको मेमोरी मिलती है तो उसके ऊपर एक लेबल लगा लेता है कि भाई ये मेमोरी मेरी है। यहाँ पे जो भी आप उसका वेरिएबल नेम देंगे ये उसके ऊपर लग जाता है, फिर यहाँ पे आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है कि कितनी मेमोरी लेगा, वो डिपेंड करता है डाटा टाइप पे। जिस तरह यहाँ पे बताया गया था कि इंटीजर डाटा टाइप के लिए 4 बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट उसने इंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखा है, और ये प्रोग्राम हम अब यहाँ पे लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 2 को वैल्यू असाइन किया है, उन दोनों को ऐड करके तीसरी वेरिएबल को दे रहा है, फिर देन उनको डिस्प्ले करवा रहा है। तो सेम प्रोग्राम में यहाँ पे आपको लिख के उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसने इंट एक्स डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू उसने असाइन कर ली कोई भी, हम भी यहाँ पे एक डमी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। इंट वाई सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, और उसके बाद उसने इंट जी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर वो कह रहा है कि जी इज इक्वल टू तो अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले उसने डिस्प्ले करवाया है जी एक्स को, और उसके बाद सी आउट वाई जी, साथ वो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहा है। तो चलिए हम भी उसी तरह कर लेते हैं। सी आउट, हमने जो कांस्टेंट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी होती है वो हम उसके लिए डबल कोट्स यूज़ करते हैं। हम कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जी, प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट। इसके लिए हमें यहाँ पे न्यू लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी, /n और /n जी। देखें x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू 15। तो ये वैल्यूज उसकी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। आपका प्रोग्राम भी यही था, उसने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, उनको 2 को वैल्यू असाइन की। उसने तीसरे की वैल्यू कहाँ से ली, उन दोनों पहले वेरिएबल्स को ऐड करके फिर उसने x डिस्प्ले करवाया, y, एंड देन
उसने z को डिस्प्ले करवाया। y के लिए उसने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि x प्लस y ये दोनों इक्वल हैं z के, और फिर z की वैल्यू उसने डिस्प्ले करवाई है। तो यहाँ पे उसने इस वेरिएबल्स को यूज़ किया है, ये पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये दूसरा और ये तीसरा, उनके डाटा टाइप तीनों की इंटीजर है। इसी तरह फिर उसने उसके ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके उनको इनिशियलाइज यहाँ पे किया हुआ है, या बाद में उसको वैल्यू असाइन की हुई है। जी नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा है कि इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि मैंने अभी आप यहाँ बता दिया है। अब 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, इसके लिए हम ये डिफरेंट वे में भी इसको कर सकते हैं। वो कहता है कि आप इनको सेमी कॉलन से सेपरेट कॉमा लगा के भी सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे तीनों वेरिएबल उसने इकट्ठे डिक्लेयर किए हुए हैं, ये तीनों वेरिएबल उसने यहाँ पे भी आपको एक ही लाइन के अंदर लिख के दिखाए हुए हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। जी नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट डाटा टाइप पे। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इंटीजर में, स्वाय आपके एक चीज़ के वो ये है कि इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है वैल्यू का, जो कि इसमें वैल्यू असाइन की जाती है। यहाँ पे उसने उसकी रेंज बताई हुई है -32,000 से 768 से लेकर 32,767 तक, ये उसकी रेंज है। माइनस से पॉजिटिव इतने नंबर तक वो स्टोर कर सकता है शॉर्ट डाटा टाइप। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसने सेम उसी पैटर्न के ऊपर एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो हम भी यहाँ पे चलें करके देख लेते हैं। हम शॉर्ट डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं बजाय इंटीजर के। तो हम यहाँ पे ये देखें, ये स्टोर कर सकती है वैल्यू, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल ही लो रेंज में है 5, 10, ये इजीली यहाँ पे इसमें भी स्टोर हो सकती हैं। ये देखें, अब उसके साथ भी हमने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देख लिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप है। इसकी रेंज जो है, बल्कि उसने यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस थोड़ा सा उलट दिया हुआ है। आपके पास इसका जो सीक्वेंस है वो इससे बजाय आप शॉर्ट पहले रख लें, इंटीजर उसके बाद रखें, और लॉन्ग सबसे बड़ी वैल्यू आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप की उसने रेंज जो बताई हुई है, वो देखें इसने इतनी बड़ी वैल्यू जो लाखों में मिलियंस में वैल्यूज चली जाती हैं, उसके लिए फिर आप लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ कर लें। तीनों इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों होल नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं आती। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तीनों में आपकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वैल्यूज़ अगर छोटी हैं तो आप शॉर्ट यूज़ कर लें, इंटीजर यूज़ कर लें। वैल्यूज़ अगर मिलियंस में चली जाती हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो आप उसके लिए लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ कर लें। उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन से हैं जिसमें फ्रैक्शन या पॉइंट आ जाता है, उसको उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट वैल्यूज़ वो हैं जो थोड़ी छोटी होती हैं, उसकी भी रेंज मौजूद है, 4 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं उसको सेव करने के लिए। इसी तरह आगे आपके पास जब डबल डाटा टाइप है, उसकी वैल्यूज़ उसने यहाँ पे ट्वाइस बताया हुआ है कि डबल इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट से इसकी डबल वैल्यू इसमें सेव हो सकती है। पहले हम फ्लोट को देख लेते हैं। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है स्वाय इसके कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें उसने फ्रैक्शनल वैल्यू सेव की हुई है 12.35, 25.57 एंड देन उसने इनको ऐड किया और उसी तरह डिस्प्ले करवा दिया। आप इसी प्रोग्राम को लेके, जिस तरह मैं यहाँ पे अगर फ्लोट यूज़ कर लूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है, और मैं इसी डाटा टाइप को यूज़ कर लेता हूँ बाकी तीनों वेरिएबल्स के लिए भी। तो अब हम देख सकते हैं, ये देखें 55.25, 16.58 और देन जब हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की इन दोनों को ऐड करके 71.83। जी ये यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इसकी कैलकुलेशन में, इसको यूज़ करने में, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में, वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। हम इंटीजर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इंट लिख देंगे, हम कैरेक्टर का हम लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे तो डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। इसी तरह जब हम रियल वैल्यूज़ या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में आ गए हैं तो जस्ट डाटा टाइप चेंज होगी यहाँ पे उसका। बाकी वेरिएबल डिक्लेयर भी उसी तरह होता है, वैल्यू भी उसी तरह असाइन की जाती है, उसको यूज़ भी उसी तरह किया जाता है। आपने वो डिस्प्ले करवानी हो, आपने उस पर कोई कैलकुलेशन करनी हो। एक चीज़ जो पहले नहीं डिस्कस की थी मैं आप दोबारा बता देता हूँ, वो ये है कि हम कांस्टेंट स्ट्रिंग को लिखते हैं डबल कोट्स में, वेरिएबल को हम विदाउट डबल कोट लिखे जाता है ताकि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो सके। यहाँ पे भी देखें एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था। इसको विदाउट डबल कोट लिखा है तो ये एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, एक्स की भी, यहाँ वाई की भी और जी की भी, इन तीनों की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हम इनको डबल कोट्स के अंदर कहीं पे लिख रहे हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने ये जहन में रखना है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को यूज़ करें, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसको विदाउट डबल कोट लिखा जाएगा। जी डबल डाटा टाइप भी आपने इसी तरह यूज़ करनी, जैसे कि यहाँ पे ये देखें उसने एक वैल्यू यूज़ करके दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप होती है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे
हम एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए CHR 4 का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ये वेरिएबल का नेम मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू असाइन करनी हो तो किस तरह होती है, सिंगल कोट इसके दोनों तरफ लगाया जाता है और सिंगल कैरेक्टर इसमें आएगा, A आएगा या B आएगा, A B इकट्ठा नहीं। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये गलत हो गया, सिर्फ A लिखा जाएगा, या अगर आपने B लिखना है तो B लिखा जाएगा। सिंगल कैरेक्टर असाइन होता है इस वेरिएबल में और इसको हमने यूज़ करना है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह उसने देखें ये डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी उसने वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। तो चलिए हम भी इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज़, ठीक है, और यहाँ पे हम x को सेव करते हैं जी। इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू देखें डिस्प्ले होगी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू b। ये सिंगल, अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं करके बताता हूँ, मैं एक और 7 कैरेक्टर लिख दिया तो देखिए अब एरर जनरेट कर देगा, ये उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। उसने यहाँ पे ये देखिए नीचे वार्निंग शो कर दी है, ओवरफ्लो हो रहा है आपका वेरिएबल और उसने वैल्यू जस्ट एक सिंगल शो करवानी है। तो बेहतर है कि आप इसमें इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे, प्रोग्राम में आप सिंगल कैरेक्टर ही असाइन करेंगे जी। यहाँ तक हमने अभी सिर्फ ये चीज़ें देखी हैं, कौन कौन सी हमारे पास, इसको हम समराइज़ कर लेते हैं, फिर लास्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले था फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा था, उसका स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, फिर वेरिएबल्स के बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया है कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह असाइन की जाती है। नेक्स्ट हम डाटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं और डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम एक एक प्रोग्राम लिख के देखा है और उसमें वैल्यूज़ असाइन करके उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करके आउटपुट करवाया है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ रहा है वो ये है कि आपके पास ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनकी प्रेसिडेंस हमने देखनी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथ वाले ही यहाँ पे मौजूद हैं। एडिशन के लिए हमारे पास ये एडिशन साइन है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सब्ट्रैक्शन साइन है। ये उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस तरह आम अलजबरा में लिखा जाता है सेम सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर इन दोनों में, ठीक है। प्लस और यहाँ पे भी प्लस आएगा, इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ होगा। हम मैथ में एक्स वाई इकट्ठा भी लिख सकते हैं या हम क्रॉस का साइन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका जिस तरह एक्स होता है प्रोग्रामिंग में वो यूज़ नहीं होता। ये स्टेरिक साइन भी इसको कहते हैं और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें मैथ के अंदर या अलजबरा के अंदर हमारे पास एक ये साइन भी मौजूद होता है और ये साइन भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ ये साइन यूज़ होता है फॉर डिवीजन जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर उस मैथ में इस तरह लिखा जाता है MOD, जबकि यहाँ पे ये परसेंटेज साइन जिसको एम्परसेंट साइन भी कहते हैं ये यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, मॉडुलस के लिए। मॉडुलस क्या करता है, जिस तरह डिवीजन जो है वो आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है, x को y से डिवाइड करें। अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा कि ये डिवाइड करने से हमें क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, जिसको हम उसका आंसर भी कहते हैं कि ये डिवाइड होकर 4 डिवाइडेड बाई चलें हम करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें 4 मिलेगा। लेकिन ये रिटर्न करता है रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें रिटर्न करेगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, वो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर जी। इसका यहाँ पे उसने ये देखें यूज़ भी बताया हुआ है, बाकी डिवीजन का भी और बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी यहाँ पे उसने मॉडुलस का एक यूज़ बताया हुआ है। ये देख सकते हैं आप 5 डिवाइडेड बाई 2 या उसका मॉडुलस 2 के साथ तो देखें वो कहता है 1 आएगा, क्योंकि 2 4 होगा और 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 5 4 20 और 3 आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। ये लास्ट टॉपिक हमारा जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, ये मैथ के अंदर भी आप देखते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं किस तरतीब या किस सीक्वेंस के साथ उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं या उसको हम हल करते हैं। ये यहाँ पे ऑपरेटर्स की ये प्रेसिडेंस बताइए। सबसे पहले ये पैरेंथेसिस होती हैं, मैथ में भी यही होती हैं और यहाँ पे भी हम उसी सीक्वेंस का इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टेरिक साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके बाद साथ ही उसके सेम प्रेसिडेंस पे है ये आपका जो रिमाइंडर साइन है, एम्परसेंट साइन इसको कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन पे जो है वो डिवीजन और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, इन तीनों की सेम है, लेकिन ये वैल्यूड किस तरह होंगी, लेफ्ट टू राइट। पहले अगर डिवीजन आ गई तो डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, सॉरी पहले अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी पहले आएगा उसको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपने, ठीक है। और ये भी इसी तरह के प्लस और माइनस दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, दोनों में से जो लेफ्ट पे आ जाएगा आप उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि 10 + 10 × 5। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है
और ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 के साथ ऐड होगा, तो इसका आंसर 60 है। अगर आप उसको 10 + 10 20 करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, जो कि गलत है। ये तो आप मैथ में भी जानते हैं। तो ये सेम इसी तरह की कैलकुलेशन और ऑपरेशन जो है इसमें प्रोग्रामिंग में भी परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट एक और उसने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख के वही प्रेसिडेंस को उसको समझाया हुआ है। 5 × 3 है +6 / 3। तो पहले ये कौन से होंगे, 5 × 3 होगा और 6 / 3 होगा। इसका जो आंसर आएगा उसको इसके आंसर में ऐड किया जाएगा। जी ये आपका आज का टॉपिक था। मैंने कोशिश की कि उसके मिनिमम टाइम में कवर करूं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व थी। वो मैंने कुछ प्रोग्राम आप लोगों को करके दिखाए हैं। बाकी मज़ीद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिसमें डिटेल के साथ उन टॉपिक्स को कवर किया गया है जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ इस टॉपिक से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो आप उन वीडियोज़ को लाजमी सुने। इंशाल्लाह आपको वहाँ से डिटेल के साथ और प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप उनको समझ के फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।